8. D5 का शैतान जो बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, D5 का राक्षस जो बच्चों का मांस खाता था, और अब D5 के आदमखोर को मिलेगी फांसी। सुरिंदर कोहली ने ये सब क्यों किया? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत हुई तो इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी? सुरिंदर कोहली को असल में नेक्रोफिलिया नाम की मेंटल कंडीशन थी। ये बीमारी दुनिया की सबसे खतरनाक सेक्स डिसीज में से एक मानी जाती है। नेक्रोफिलिया का अगर मतलब समझना चाहें तो ग्रीक भाषा में नेक्रो का मतलब लाश और फिलिया का मतलब होता है प्यार करना। इस तरह नेक्रोफिलिया का मतलब मरे हुए लोगों के साथ सेक्स करके प्लेजर हासिल करना। सुनने में ये जितना अजीब, घिनौना और इनह्यूमन लगता है, नेक्रोफिलिक लोगों के लिए ये उतनी ही रूटीन हैबिट होती है। इस कंडीशन वाले आदमी की लाश के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है तो पहले किसी लड़की या औरत का मर्डर करता है और फिर उसके शव के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मेंटल कंडीशन की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कंडीशन 10 लाख लोगों में से किसी एक को होती है। और अब सवाल उठता है कि कोहली के अंदर ये बीमारी आई कहां से? 2004 में मोहिंदर सिंह पंधेर का परिवार चंडीगढ़ चला गया था। इसके बाद वो और सुरिंदर कोहली इकट्ठे कोठी में रहने लगे। इस बीच पंधेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल्स आया करती थी। इस दौरान सुरिंदर कोहली का काम था कोठी के गेट पर नजर रखना। पंधेर कॉल गर्ल्स के साथ खुल्लम खुल्ला सेक्सुअल एक्ट में शामिल था तो धीरे धीरे कोहली भी उन्हें सेक्सुअली फैंटेसाइज करने लगा। उसके अंदर भी ये इच्छा थी कि जो मोहिंदर कर रहा है वो भी कर सके। वो भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता, लेकिन नौकर होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता था। इस वजह से उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा और उसने कोठी के पास से गुजरने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोई आदमी नेक्रोफिलिक है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसका जवाब है नहीं, ये बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल है। इसे एक मीडिया रिपोर्ट में पब्लिश रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। 67 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी है डेविड। नॉर्मल फैमिली, भरा पूरा परिवार है। उसकी बीवी है, बच्चे हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह एक नौकरी भी करता है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। फिर एक दिन पता चलता है कि वो एक मर्डर केस में अक्यूज्ड है। फिर पता चलता है कि वो एक नहीं, दो लड़कियों के मर्डर में अक्यूज्ड है। ये मर्डर कुछ महीनों के गैप पर ईयर 1987 में हुए थे। ये वो दौर था जब डीएनए की जांच करना या उसे मैच करना ना इतना आसान था और ना ही फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के केसेस में पुलिस इतनी एडवांस थी। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि 2 महिलाओं के मर्डर का ये आरोपी साल 2019 में जाकर मिला और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन और फिर पता चलता है कि ये मर्डर तो केवल ट्रेलर है। ये आदमी तो बहुत ही घिनौने तरीके से रेप करता है। आज जिस निठारी कांड पर हम आपसे बात कर रहे हैं वो बेहद सीरियस है, अलार्मिंग है और आपको परेशान कर सकता है। मगर इसके साथ आपको ये भी बतलाता है कि रेप की सिवियरिटी से भी ज्यादा हीनियस और कुछ भी हो सकता है, और वो है किसी मरे हुए शख्स का रेप करना। इस कहानी की शुरुआत में हमने आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताया था जो 2 औरतों का गला घोट कर मारने के केस में अक्यूज था। लेकिन जब उस आदमी यानी डेविड की कुंडली निकाली गई तो पता चला कि ये तो नेक्रोफिलिक है। डेविड इंग्लैंड के केंट एंड ससेक्स हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन की जॉब करता था। इन्वेस्टिगेशन में उसके कलीग्स ने बताया कि वो इतना वेल बिहेव्ड आदमी था कि किसी को उस पर कोई शक हो ही नहीं सकता था। बल्कि हॉस्पिटल के किसी कलीग को कोई भी हेल्प चाहिए होती थी तो वो सीधे डेविड के पास चला आता।
डेविड ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने कई साल पहले न सिर्फ 2 महिलाओं को सेक्सुअली अब्यूज कर उनका मर्डर कर दिया था, बल्कि 99 महिलाओं की डेड बॉडीज का भी उसने रेप किया। इसके साथ ही अगली बात सुनकर शायद आपको भी सांप सूंघ जाए। जब डेविड के घर की तलाशी हुई तो उसके घर से 10, 15, 20 या 50 हजार नहीं, बल्कि सेक्सुअल अब्यूज, यौन शोषण की 40 लाख तस्वीरें बरामद हुई थी। आपको सोचने में लग सकता है कि ऐसा आदमी रेगुलर नौकरी करता रहा और इसके बारे में किसी को भनक भी ना लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि कई ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो इतने नॉर्मल तरीके से रहते हैं कि उनके ऐसे काले कारनामों के बारे में आपको पता तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए पुलिस को इनको पकड़ना असंभव के बराबर है। नेक्रोफिलिक साइकोपैथ्स बहुत ही शातिर दिमाग से ये सब कुछ प्लान करते हैं और अंजाम देते हैं। ये खासकर कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। निठारी कांड में सुरिंदर कोली इसका जीता जागता सबूत है। कोली का अपना परिवार था, बीवी थी, 2 बच्चे थे और माँ भी थी। कोली के क्रिमिनल बनने और उसे सजा मिलने का तो कारण आपने समझा, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि दोनों पर लगभग एक जैसे मामले में शुरुआत में एक्शन लिया गया था, लेकिन फिर मोहिंदर सिंह पंदेर के खिलाफ मामला कमजोर कैसे पड़ गया और उसकी सजाए मौत उम्र कैद में बदल गई। मोहिंदर सिंह पंदेर के खिलाफ मामला कमजोर पड़ने की एक वजह और भी थी। उसने बयान दिया कि उसकी कोठी में जब ये मर्डर हुए तब वो यहाँ था ही नहीं। पिछले साल सीबीआई के जॉइंट कमिश्नर अरुण कुमार ने ये एक्सेप्ट किया था कि उसकी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फैक्ट से उसकी बात साबित भी होती है। जब ये मर्डर हुए तो 2 मौके पर वो ऑस्ट्रेलिया में था। 9 अन्य हत्याओं के दौरान वो दिल्ली से बाहर था और बाकी 5 मर्डर जब हुए तब वो निठारी गांव से बाहर था। अरुण कुमार के मुताबिक ये सारी बातें उसकी मोबाइल फोन डिटेल्स से साबित हुई हैं। निठारी कांड के पूरे मामले में सुरिंदर कोली और मोहिंदर सिंह पंधेर के बैकग्राउंड को समझने के बाद अगर पायल के पिता नंदलाल के कैरेक्टर को ना समझा जाए तो ये बात अधूरी रहेगी। हमने शुरुआती एपिसोड में बताया कि पायल के पिता नंदलाल की कोशिशों के बाद ही निठारी मामले में जांच शुरू हुई थी और कोठी के नालों से कंकाल मिलने शुरू हुए। इतना ही नहीं, बाद में नंदलाल ने ही ये स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया था कि उसके सामने ही बच्चों के मर्डर में इस्तेमाल की गई आरी बरामद की गई थी और मोहिंदर सिंह पंधेर ने भी उसके सामने ही इसमें शामिल होने की बात भी एक्सेप्ट की थी और इसी के आधार पर मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोली को सजाए मौत हुई थी। पूरे मामले में पैरवी करने वाले एडवोकेट खालिद खान ने बाद में बताया कि 27 मार्च 2007 को सीबीआई ने पायल के केस में सुरिंदर कोली के खिलाफ रेप और मर्डर का और मोहिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ अनएथिकल बिजनेस का मुकदमा रजिस्टर किया। उन दिनों सीबीआई की जज रही रमा जैन की अदालत में 6 जुलाई 2007 को नंदलाल ने अपना स्टेटमेंट दिया। मेरे सामने ही बच्चों के मर्डर में इस्तेमाल की गई आरी बरामद हुई और मोहिंदर सिंह ने पूरे मामले में शामिल होने की बात भी एक्सेप्ट की थी। लेकिन इसके कुछ साल बाद पायल का पिता नंदलाल अपने स्टेटमेंट से पीछे हट गया। उसने अपने बदले हुए स्टेटमेंट में कहा, ना तो मेरे सामने कोई आरी बरामद करवाई गई थी और ना ही मेरे सामने इस मामले में इन्वॉल्व होने की बात मोहिंदर सिंह पंधेर ने एक्सेप्ट की थी। इसके बाद मोहिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ कानूनी मामला कमजोर पड़ गया। अदालत ने इसे गलत माना और अपने बयान से मुकर जाने के लिए गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट नंबर 3 ने नंदलाल को 3.5 साल की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नंदलाल 20,000 का जुर्माना नहीं भरेगा तो उसको 3 महीने की कैद और काटनी होगी। Out of 19 charge sheets, CBI has already filed 11 charge sheets in the court, but Pandher has been charged with the lighter charges. But the court has not completely relied on CBI's investigation, which has framed rape and murder charges against Pandher.
इस पूरे मामले को सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि कैसे वो नंदलाल, जिसने एक इंसान के भेष में जानवर मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोहली के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी, आगे जाकर न जाने किस लालच या मजबूरी में उसे अपने बयान से पलटना पड़ा। हालांकि एक लंबे समय तक चली लड़ाई के बाद सबूत और गवाह तो इकट्ठा हो ही गए हैं और सुरिंदर कोहली को तो सजा होगी ही, लेकिन वो सारे बच्चे जो निठारी से गायब हुए थे, उनके माँ बाप के दिलों में ये बात मरते दम तक शायद चुभती रहेगी कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते नंदलाल को ये सौदेबाजी करनी पड़ी और अपनी बेटी के हत्यारों तक को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। हाँ, हमें अभी भी छोटे बच्चे को बाहर भेजने में डर तो लगता है, उसकी याद आती है, पर छोटे बच्चे के लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। आज भी कुछ नहीं बदला। आए दिन हमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की खबर सुनने को मिलती है। साल 2021 में 1,49,404 केसेस बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में दर्ज हुए थे। हमें गंभीर रूप से इनके बारे में सोचने की जरूरत है ताकि ऐसे अपराध बार बार ना हो। क्या विक्टिम के माता पिता को कभी इंसाफ मिलेगा?